गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने इसकी मीनिंग डिस्कस कर ली थी और इसकी डिग्रीज वगैरह भी डिस्कस कर ली थी। और थोड़ा सा हमने इसमें जो इसके फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर इफ़ेक्ट डालते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके आगे हम आज डिस्कस करेंगे कुछ और पॉइंट्स जो उसके कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं मांग की लोच को। तो जो फिफ्थ है आपका पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन, उपभोग को स्थगित करना। तो उपभोग को स्थगित करना मतलब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसको अगर हम कुछ टाइम पीरियड के लिए टाल दें, है ना, अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो अगर पॉसिबल हो कि उसे कुछ टाइम पीरियड के लिए टाला जा सके तो उस पर जो है मांग की लोच अलग अलग हमें दिखाई देती है। तो आप इसमें देखते हैं हम कि उपभोग को स्थगित करना क्या बता रहे हैं। बिस्किट, कोका कोला आदि जैसी वस्तुएं जिनकी मांग बहुत ज़रूरी नहीं है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसकी मांग बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, मतलब इन्हें टाला जा सकता है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स वगैरह हो गए, बिस्किट्स हो गए। ठीक है, तो ऊंची लोचदार मांग की होती है। जरूरत जब इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी तो इनकी जो इलास्टिसिटी है वो कैसी होगी, वो हाईली इलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है, इनके उपभोग को कीमतों में वृद्धि की स्थिति में स्थगित किया जा सकता है। मतलब कि अगर इन गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो इनको हम क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम्स के लिए। मतलब जब तक उसकी प्राइस बढ़ी रहती है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए हम इसको स्थगित कर सकते हैं। आगे क्या बता रहे हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी मांग तत्काल की जाती है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसकी क्या होती है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि जितने भी हमारे ड्रग्स वगैरह हैं, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन वगैरह हैं, इन पे डिमांड की कैसी हमें इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। जो मांग की लोच होती है वो कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है, बेलोचदार होती है। मतलब प्राइस अगर इंक्रीज भी हो जाए ना तो भी हम क्या करते हैं, इनकी डिमांड करते हैं। तो इसकी जो मांग की लोच होती है वो कैसी होती है, बेलोच होती है। ठीक है, इनइलास्टिक डिमांड यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ यूजेस, विविध प्रयोग। मतलब अगर किसी गुड्स का एक से ज़्यादा प्रयोग होता है तो उस पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किस तरीके से वर्क करती है। क्या बता रहे हैं, यदि विचाराधीन वस्तु के कई वैकल्पिक उपयोग होते हैं, मतलब कि जो कमोडिटी हम यूज कर रहे हैं अगर उस कमोडिटी के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ठीक है, तो इसकी मांग लोचदार होती है। मांग कैसी होती है इसकी, इसकी जो डिमांड होती है वो इलास्टिसिटी या हाईली इलास्टिक होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, एक से ज़्यादा यूजेस करते हैं। मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे यूज करते हैं, है ना। जैसे कि हमने खाना बनाने के लिए भी यूज़ कर लिया, कपड़े प्रेस करने के लिए हमारी मशीन वगैरह भी इससे चल रही है। तो जब क्या होता है इसकी अ, कीमतें बढ़ी होती हैं तो हम इसका यूज़ क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और जब कीमतें कम हो जाती है तो हम इसके यूज़ को बढ़ा देते हैं। आगे बता रहे हैं इसके विरुद्ध ये, यदि विचाराधीन वस्तु सीमित उपयोगी है। अगर कोई गुड्स ऐसी है जिसका कम कम उपयोग होती है या कम उपयोगी है या लिमिटेड यूज़ होता है तो उसकी मांग कैसी होती है, बेलोचदार होती है। मतलब उसकी डिमांड इन इलास्टिक डिमांड की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है आपका कुल व्यय में हिस्सा। मतलब कि जो हम टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उस टोटल एक्सपेंडिचर में जो शेयर है वो शेयर कितना है। अब यदि उपभोक्ता की आय का एक छोटा हिस्सा किसी विशेष वस्तु पर खर्च किया जाता है, मतलब कंज्यूमर क्या कर रही है कि अपनी इनकम का अगर बहुत छोटा सा हिस्सा किसी गुड्स के कंजप्शन पे क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, खर्च कर रही है, तो उसकी इलास्टिसिटी कैसे देखने को मिलेगी हमें, इन इलास्टिक। जो उसकी डिमांड है वो इन इलास्टिक देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि इन वस्तुओं के उपभोग पर उपभोक्ता आय का कम अनुपात खर्च करते हैं। मतलब जो कंज्यूमर है इन गुड्स को कंज्यूम करने के लिए अपनी इनकम का बहुत कम या बहुत छोटा रेशो इसमें क्या करते हैं, खर्च कर रहे हैं। अब ये कौन कौन से गुड्स हो सकते हैं, नमक हो गया, सुई हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, और भी बहुत, न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, जिसमें हम अपनी इनकम का बहुत छोटा पार्ट क्या करते हैं, इसमें खर्च करते हैं। तो इस तरह की वस्तुओं पे जो डिमांड है वो डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक डिमांड देखने को मिलती है।
क्या बता रहे हैं, जैसे सामानों की मांग अयोग्य होती है, इनकी डिमांड होती है तो वो बहुत ज़्यादा इस पे असर नहीं देखने को मिलता, क्योंकि उपयोगकर्ता अपनी आय का कुछ ही हिस्सा ऐसे सामानों पे खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर है वो अपनी आय का कुछ ही पार्ट उसमें खर्च कर रहा है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं कि अगर उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर रहा है, ठीक है, तो मांग की लोच कैसी होगी? लोचदार होगी। मतलब अगर एक कंज्यूमर अपनी जो इनकम अर्न कर रहा है उस इनकम का अगर बहुत बड़ा हिस्सा, लार्ज हिस्सा क्या कर रहा है, डिमांड पर खर्च कर रहा है, तो उसकी कैसी होगी इलास्टिसिटी, उसकी लोच कैसी होगी? मांग की लोच इलास्टिक होगी, मतलब मोर इलास्टिक होगी। ठीक है। टाइम पीरियड, अब क्या बता रहे हैं इसमें, टाइम पीरियड की बात की जा रही है कि जो टाइम पीरियड होता है, जो समयावधि होता है, वो समयावधि भी क्या करता है? मांग की लोच को प्रभावित करने का काम करता है। अब कैसी समयावधि या टाइम पीरियड मांग की लोच को प्रभावित करता है, इसके बारे में हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। उपभोक्ता के लिए अल्पकाल में आदतों को बदलना मुश्किल होता है। मतलब शॉर्ट रन होता है, जो शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म में जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर अपनी आदतों को आसानी से चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है। ठीक है। इसी कारण अल्पकाल में दी गई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी उपभोक्ता की प्रतिक्रिया में विशेष परिवर्तन नहीं होता। मतलब शॉर्ट पीरियड में कोई भी कंज्यूमर क्या कर सकता है, उसकी जो भी आदतें हैं, जो भी हैबिट्स है, वो चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में जो मांग की लोच होगी वो कैसी होगी? इनइलास्टिक देखने को मिलेगी। मतलब उस पर बहुत ज़्यादा हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। जबकि लॉन्ग पीरियड कैसा होता है? लॉन्ग पीरियड में क्या होता है कि हम 2 साल का टाइम पीरियड है, 3 साल का टाइम पीरियड है, या 5 साल का, 6 साल का टाइम पीरियड है, तो इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है वो इस लॉन्ग ड्यूरेशन में अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकता है। सब्सटीट्यूट या जो उसके क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं उसको क्या कर सकता है? यूज़ कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, या उसको सर्च कर सकता है कि जो ऐसे कौन से गुड्स हैं जो लॉन्ग टर्म्स में उसको एक दूसरे से क्या कर सके? सब्सटीट्यूट कर सके, प्रतिस्थापित कर सके। तो लंबे समय में या जब टाइम पीरियड ज़्यादा होता है तो वस्तुओं को उसका सब्सटीट्यूट ढूंढ लेता है। तो इसमें क्या होता है, जो मांग की लोच होती है वो कैसी होती है? अधिक लोचदार होती है। मतलब मोर इलास्टिक हमें यहाँ पर डिमांड देखने को मिलती। क्यों मोर इलास्टिक है? क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव यूज उसके ढूंढ लेता है, उसके क्लोज सब्सटीट्यूट ढूंढ लेता है। तो इस तरीके से टाइम पीरियड भी क्या करती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर इफेक्ट डालने का काम करती है। हैबिट्स, आदतें की, कंज्यूमर्स की आदतें जो हैं वो कैसी हैं, है ना? तो आदतें भी क्या करती, कहीं ना कहीं मांग की लोच को प्रभावित करने का काम करती हैं। क्या बता रहे हैं? वे वस्तुएं जो उपभोक्ता के लिए आदत बन जाती हैं। अगर कोई कंज्यूमर किसी गुड्स के लिए हैबिचुअल हो जाता है, मतलब उसका आदी हो जाता है, उसको उसकी लत पड़ जाती है, तो ऐसी वस्तुओं पर जो मांग की लोच है वो कैसी होती है? लेस इलास्टिक होती है, या इन इलास्टिक डिमांड के कैटेगरी में ये आता है। अब क्या बता रहे हैं कि ऐसी वस्तुएं उपभोक्ता के लिए एक आवश्यकता बन जाती है। मतलब जो ऐसे गुड्स होते हैं ना वो एक नीड्स बन जाती हैं कंज्यूमर्स के लिए। तो इनकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए वो उसे खरीदना बंद नहीं करते। अब ऐसे कौन से गुड्स हैं? जैसे ड्रग्स वगैरह, जो ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं, है ना, तो वो कितनी भी महंगी हो जाए वो उनका सेवन बंद नहीं करते हैं। शराब हो गया, सिगरेट हो गई, या कोई भी ऐसी गुड्स जिसकी लत पड़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ने पर भी वो क्या करते हैं? उसको खरीदना बंद नहीं करते हैं। तो डिपेंड करता है कि कंज्यूमर की आदत कैसी है। क्या वो उस गुड्स को लेकर बहुत ज़्यादा आदी हो गया, हैबिचुअल हो गया है? तो अगर ऐसा है तो वहाँ पर क्या होती है? इन इलास्टिक डिमांड हमें देखने को मिलती है। इस कैटेगरी में आपकी चाय कॉफ़ी भी आती हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो ये भी क्या होती है? इस कैटेगरी में हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट आपका इसी में है कि यदि कोई व्यक्ति अभ्यस्त नहीं है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को लत नहीं है, तो मांग लोचदार होती है, मतलब इलास्टिक होती है ना? मतलब अगर उसके प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उस पर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं जो आपके एग्ज़ाम में 3 to 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो कुछ हम एग्जांपल्स न्यूमेरिकल के डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम फॉर्मूले की सहायता से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी
when its price rise by 20% and quantity demanded fall from 120 units to 75 यूनिट्स। क्या बता रहे हैं? किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच की गणना करें। क्या बता रहे हैं? मांग की कीमत लोच की गणना करने को कह रहे हैं जब उसकी कीमत में 20% की वृद्धि और मात्रा में 125 इकाई से गिरकर 75 इकाई हो गई है। तो हमने इससे पहले भी देख लिया था कि जो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, सॉरी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन, इसको क्वांटिटी डिमांड भी बोल सकते हैं, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है? इसमें हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20% गिवन है। यहाँ हमने देखा था कि इसकी जो कीमत बढ़ रही है, 20% कीमत बढ़ रही है, तो हमारे पास जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो गिवन है। ओरिजिनल क्वांटिटी है ना, क्यू गिवन है। ये जो हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी है या जो प्रारंभिक मात्रा कह सकते हैं, वो 125 यहाँ पर गिवन है। और ये नई मात्रा गिवन है, मतलब जिस वस्तु की डिमांड हम कर रहे हैं उसकी नई मात्रा गिवन है। कितना है? जो हमारी न्यू क्वांटिटी है वो कितनी है? Q1 इज इक्वल टू 75। अब हमारे पास क्या गिवन है? अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास इसमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है। मतलब हमें क्या निकालना होगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 100। अब डेल्टा क्यू कैसे हम निकालेंगे? डेल्टा क्यू निकालने के लिए हमें जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसमें से हम न्यू क्वांटिटी को माइनस कर देंगे। तो हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? 125 माइनस 75। ठीक है, तो हमारा 50 आ गया। अब इसको हमने क्या किया? इस फॉर्मूले में रख दिया। ये आपका है ना 50 अपॉन 125 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ई डी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर आ गया हमारा। जब ये हमने यहाँ पर चेंज इन डिमांड निकाल लिया, चेंज इन डिमांड हमारा कितना है? क्वांटिटी डिमांड हमारा 40 आया, और 40 में से जब हमने 20 को डिवाइड कर दिया तो हमारा यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल का। क्या बता रहे हैं कि एक वस्तु की कीमत 20 रुपए से घटकर 10 रुपए प्रति इकाई हो जाती है। क्या बता रहे हैं कि किसी गुड्स की प्राइस 20 रुपीज से डिक्रीज होकर 10 रुपीज हो जाती है यदि मांग की कीमत लो -3 है। तो आरंभिक मात्रा की मांग 80 यूनिट है, तो मांग की गई नई मात्रा, मतलब जो न्यू क्वांटिटी है जो डिमांड की जा रही है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला हमारा वही है, ई डी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। जो हमने वहाँ पर वर्ड्स में लिखे थे वही फॉर्मूला हमारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हमारा -3 क्या है? यहाँ पर ई डी गिवन है। ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन में -10, -10 हमारा ये कहाँ से आया? तो हमने निकाला था। ठीक है, मल्टीप्लाई 20 अपॉन 80। फिर हमारा डेल्टा क्यू, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा डेल्टा क्यू कितना आया? 120 आया। Q1 में हमने क्या किया? Q प्लस डेल्टा क्यू, तो हमने इसको प्लस कर दिया, 80 प्लस 120, तो हमारा Q1 200 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया? Q1 भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इस चीज़ में या जब हमारे पास इस तरीके का न्यूमेरिकल सवाल रहता है तो उसमें हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है, हमें ये सर्च करना पड़ता है कि हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन होता है सबसे पहले हम वहाँ पर वो लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले इस क्वेश्चंस में कि हमारा इसमें क्या क्या गिवन है। इसमें आपका जैसे कि हमारा 20% क्या है, ये हमारा गिवन है। तो सबसे पहले हम उस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में से जो भी चीज़ें दी हुई रहती हैं, ठीक है, वो हम पहले लिख लेते हैं जिससे कि हमें सवाल करना बहुत आसान हो जाता है। तो हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है, तो हमने यहाँ लिख लिया। ओरिजिनल क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी हमारे यहाँ गिवन है, तो हमने यहाँ पर सब मेंशन कर दिया। तो इससे हमारा सवाल करना और आसान हो जाता है, हमें पता यहाँ चल जाता है कि एक्चुअल में हमें निकालना क्या है। तो यहाँ हमारे पास प्राइस तो गिवन है, अब प्राइस गिवन है तो हमें क्या निकालना है? डिमांड निकालना है। तो डिमांड निकालने का हमारा ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे? आप और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और इसी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के आधार पर आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपके बुक्स में बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स दिए होंगे, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी जो
प्रैक्टिस के साथ-साथ आप उसमें क्या करोगे, आपको सवाल समझने में भी आसानी होगी, ठीक है? तो इस तरीके से आज हमारा ये जो चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड